Hello friends, today I deliver a lecture on the topic of scope of फार्मिंग सिस्टम। फार्मिंग सिस्टम के क्या जो है स्कोप है। स्कोप का मतलब होता है कि विस्तार या इसका फार्मिंग सिस्टम का क्या दायरा होता है, उसके क्षेत्र क्या होते हैं, तो इसका विस्तार क्या है उसके बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, फार्मिंग इंटरप्राइजेज इंक्लूड्स क्रॉप, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिश, सेरिकल्चर एक्सेट्रा। फार्मिंग के इंटरप्राइज में हम सभी को शामिल कर सकते हैं, जैसे क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, लाइव स्टॉक हो गई, पोल्ट्री हो गया, फिश हो गई और सेरिकल्चर हो गया। साथ में बहुत सारे इससे जो है कृषि से आधारित या फार्मिंग से आधारित जो है इंटरप्राइजेज हैं, तो सभी को हम यहाँ पे लिख नहीं सकते, इसलिए इतना हमने एग्जाम्पल के रूप में लिखा है। तो इन सब अब क्या है स्कोप में हम देखेंगे कि एक कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर इंटरप्राइजेज with cropping when carefully chosen plant and executed gives greater dividends than a single enterprise। फार्मिंग सिस्टम में हम इस हिसाब से चूज करेंगे, इस हिसाब से हम इंटरप्राइजेज को चूज करेंगे और प्लान करेंगे, यानी कि हम ऐसा पहले तो हम चूज करेंगे एक या एक से अधिक इंटरप्राइजेज को हम चूज करेंगे और उसको हम प्लान करेंगे, यानी हम ऐसा योजना बनाएंगे, साथ ही उसको हम इस तरह से हम कार्यान्वित करेंगे, ठीक है ना, उसको स्टार्ट करेंगे कि वह जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमें यील्ड दे, ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड दे, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम दे, ठीक ना। इनसे डिवाइडेंस दैन ए सिंगल इंटरप्राइजेज, यानी कि सिंगल इंटरप्राइजेज। अगर हम कोई सिंगल इंटरप्राइजेज जो है कृषि पर आधारित ले रहे हैं तो उससे हमें जितना यील्ड मिल रहा है, जितना इनकम मिल रहा है, उससे ज़्यादा हमें इनकम प्राप्त हो, इस वजह से हम एक या उससे अधिक जो है हम फार्मिंग इंटरप्राइजेस को सेलेक्ट करेंगे, लेंगे, उसको हम इस तरह से प्लानिंग करेंगे। इसके अलावा जो है हम योजना बनाएंगे, साथ ही उसको एक्सक्यूटेड यानी कि उसका हम क्रियान्वयन करेंगे कि वह जो है एक सिंगल इंटरप्राइजेज के मुकाबले वो अधिक से अधिक हमें यील्ड प्राप्त हो या यील्ड हम प्राप्त कर सकें, ठीक है। इसके बाद जो है यील्ड प्राप्त कर सकते हैं स्पेशली फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, या और यह जो है एक स्पेशली फॉर है स्मॉल, जो छोटे किसान हैं या मध्यम किसान हैं, उनके लिए ये सजेस्ट किया गया है कि वो जो है एक इंटरप्राइजेज को न चूज करके एक से अधिक इंटरप्राइजेज को चूज करें अपने क्रॉप प्रोडक्शन के साथ। अपने क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ वो जो है लाइव स्टॉक लें, पोल्ट्री लें, फिशरी लें, सेरिकल्चर यानी कि रेशम कीट पालन, ठीक है, रेशम का उत्पादन करें, तो क्या होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है यील्ड प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। स्मॉल और माइनर फार्मर्स ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसके आगे लिखते हैं कि फार्म एज ए यूनिट इज टू बी कंसिडर्ड and plan for effective integration of the enterprises to be combined with crop production activity। क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ हम जो है कंबाइन करेंगे अदर इंटरप्राइजेज को। अदर इंटरप्राइजेज जो कि फार्मिंग इंटरप्राइजेज ही है, फार्म पे ही हम उसको करेंगे, तो फार्म को हम एक यूनिट मानेंगे, वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ हम जो है अदर इंटरप्राइजेज को लेंगे। अदर इंटरप्राइजेज को लेकर हम जो है उसको एक इफेक्टिव, उन सभी को शामिल करते हुए एक इफेक्टिव तरीके से, प्रभावकारी तरीके से जो है हम उसको शामिल करके और उनके कम्बिनेशन के साथ हम जो है प्लान करेंगे, योजना बनाएंगे, ताकि वो अधिक से अधिक जो हमें यील्ड दे सके और क्या हो, जितने भी रिसोर्सेस हैं इसके, किसी एक इंटरप्राइजेज का जो वेस्ट मटेरियल हो दूसरे में जो है यूज हो सके। इस हिसाब से हम रिसोर्सेज को रिसाइकल भी करेंगे, जिससे क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन या जितने भी इंटरप्राइजेज हैं उसको करने के लिए कम से कम कॉस्ट जो है लगे, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम मिले। तो ये हमारा जो है स्कोप है फार्मिंग सिस्टम का, ठीक है। इसके बाद जो है हम इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मिंग सिस्टम की बात करेंगे कि इम्पोर्टेंस उसका फार्मिंग सिस्टम का अगर हम अपना रहे हैं तो उसके क्या क्या महत्व हैं, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हमें प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मिंग सिस्टम यानी कि फार्मिंग सिस्टम के कौन कौन से महत्व हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं,
इसको आज हम लोग देखेंगे। नंबर फर्स्ट है इनहैंस प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो यह फार्मिंग सिस्टम क्या करता है, जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादकता है या कैपेसिटी जो है प्रोडक्शन की वो बढ़ाता है। कैपेसिटी जो है बढ़ाता है, क्षमता जो है प्रोडक्शन की बढ़ाता है, क्योंकि पर यूनिट या एक फार्म पे हम जो है कई किस्म के अगर हम इंटरप्राइजेस कर रहे हैं तो सबसे अलग अलग जो है क्या होगी, अलग अलग हमें यील्ड प्राप्त होगी, अलग अलग इनकम प्राप्त होगी। अब मान लीजिए अगर सीवियर कंडीशन है या फिर ऐसे इन्वायरमेंट कंडीशन आ जाती हैं जिसकी वजह से कुछ इंटरप्राइजेस फेल हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि ड्राउट आ गया तो हमारा क्या होगा, क्रॉप प्रोडक्शन जो है क्रॉप प्रोडक्शन हमारा अच्छे से हो नहीं पाएगा, तो उसके यील्ड में कमी होगी। लेकिन उसके अलावा जो हमारे अलग इंटरप्राइजेज हैं उससे यील्ड मिल जाएगी। तो एक तरह से यही हमेशा पॉजिटिव वे में ही रहता है, तो हमेशा जो प्रोडक्शन इसका बढ़ती रहती है, तो पर यूनिट जो है यील्ड हमें ज़्यादा मिलती है फार्मिंग सिस्टम से, इसलिए जो है प्रोडक्टिविटी यहाँ पे हमेशा बढ़ी रहती है। इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी, तो प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि हमें हमेशा जो है प्रॉफिट मिलता ही रहता है। अगर हम जो फार्मिंग सिस्टम को अपनाते हैं तो क्या होगा कि कुछ न कुछ हमें जो है प्रॉफिट हमेशा मिलता रहता है, तो इसलिए इनहैंस प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। नंबर सेकेंड है पोटेंशियलिटी और सस्टेनेबिलिटी, यानी फार्मिंग सिस्टम अगर हम अपनाते हैं तो क्या होगा कि इसका एक पोटेंशियल होता है कि वो जो है वो हमें बहुत ज़्यादा एक तरह से सक्षम बनाता है हमें, और सक्षम बनाता है इस तरह से कि वो उससे हमें बहुत ज़्यादा इनकम प्राप्त होता है। जब हमें इनकम मिलेगा उससे हम अपनी आवश्यकता की बहुत सारी चीज़ें हम खरीद सकते हैं, तो इसलिए वो क्या है, एक तरह से ये सिस्टम ऐसा है कि एक पोटेंशियल होता है इसके अंदर कि हमेशा जो है ये पॉजिटिव इनकम देगा। इसके बाद सस्टेनेबिलिटी कैसे होगी, सस्टेनेबिलिटी इसलिए होगी क्योंकि इसमें अलग अलग जो है इंटरप्राइजेज हैं वो जो है इन्वायरमेंट को कम हार्मफुल होते हैं, इन्वायरमेंट को वो जो है कम हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान कम पहुंचाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि वहाँ की फर्टिलिटी लेवल अच्छा रहेगी, साथ में जो है वहाँ पे अब अगर क्रॉप प्रोडक्शन के साथ अगर हम डेयरी अपनाते हैं तो क्या होगा कि क्रॉप प्रोडक्शन के जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो अगर हम सिंगल क्रॉपिंग करेंगे तो अगर हम सिंगल इंटरप्राइजेस करेंगे तो क्या होगा कि वो सब व्यर्थ जाएंगे। तो फार्मिंग सिस्टम में हम जब दो, एक क्रॉप प्रोडक्शन दूसरा लाइव स्टॉक करते हैं तो क्या होगा कि क्रॉप प्रोडक्शन के जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं या फिर प्लांट के अवशेष जो हैं वो सब हमें लाइव स्टॉक में चारे के रूप में ले सकते हैं। इसके बाद पुआल है, इसको भी चारे के रूप में ले सकते हैं। तो क्या होगा कि इसके अलावा जो लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक के जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं उसको हम फिर जो है सॉइल में मिला सकते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो है सॉइल में मिला सकते हैं, उसका हम मैन्योर बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि एक साइकिल जो है चलता रहेगा। इस साइकिल में क्या होगा कि अगर क्रॉप प्रोडक्शन से सॉइल की फर्टिलिटी लॉस हो रही है तो लाइव स्टॉक से जो है सॉइल फर्टिलिटी फिर से रिकवर हो जा रही है। तो इस हिसाब से क्या होगा कि सॉइल फर्टिलिटी जो में क्या होगा, सस्टेनेबिलिटी रहेगी, वो लंबे समय तक ठीक बनी रहेगी। साथ में इनकम के सोर्स से देखें तो इनकम भी हमेशा जो है पूरे साल मिलता रहता है। इस वजह से ये फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, एक तरह से सस्टेनेबिलिटी देती है हमें, ठीक ना, अस्थायित्व देता है। नंबर 3 पे देखिए बैलेंस्ड फूड प्रोडक्शन। बैलेंस्ड फूड प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, इसकी बैलेंस यानी कि पूर्ण रूप से जो है खाद्य का उत्पादन करना। बैलेंस्ड फूड का मतलब ये होता है कि जो अगर हम कोई एक फूड हम रोज़ लें तो क्या होगा कि हमें दूसरे फूड की कमी होगी, दूसरे फूड नहीं लेंगे तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट का लॉस हो जाएगा हमारी बॉडी में, न्यूट्रिएंट्स विटामिन मिनरल्स का लॉस हो जाएगा। तो बैलेंस फूड प्रोडक्शन होता है, कहने मतलब कि इसमें जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है या जो भी प्रोडक्शन मिलता है, चाहे वो लाइव स्टॉक से मिले, दूध के माध्यम से मिले या फिर पोल्ट्री में यानी कि मांस के तरह मांस से मिले या फिर अंडे से मिले, और सीरियल से, ग्रेन से, पल्सेस से, इन सभी से, वेजिटेबल्स और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, फ्रूट क्रॉप्स, इन सभी से जब मिलेगा तो हमें अलग अलग क्रॉप से अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, अलग अलग प्रोडक्ट्स से अलग अलग न्यूट्रिएंट मिलेंगे, जिससे क्या होगा कि फूड में एक बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। उसमें सभी मिनरल्स रहेंगे, सभी न्यूट्रिएंट्स और विटामिन मिलेंगे। तो
जो प्रोडक्शन हमें मिलता है उसमें डाइवर्सिटी रहती है। इस वजह से जब हम उसका जो है उपभोग करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो इसलिए जो है बैलेंस फूड प्रोडक्शन होता है। फार्मिंग सिस्टम से एक फ़ायदा ये होता है कि बैलेंस फूड प्रोडक्शन होता है। नंबर 4 है एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। क्या होगा जब हम एक से अधिक इंटरप्राइजेज करेंगे, हमारे इंटरप्राइजेज में जब डाइवर्सिटी रहेगी तो अलग काम करने के लिए अलग मशीन यूज़ होगा। तो जब काम ज़्यादा हो जाएंगे, काम हमारे पास ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा कि हम फिर नए नए टेक्नोलॉजी को देखेंगे, ढूंढेंगे, ताकि क्या हो हमारा जो इंटरप्राइजेज है वो सक्सेसफुली ग्रो करें। तो उसके लिए हम मैकेनाइजेशन का यूज़ करेंगे, अलग अलग टेक्निक्स रहेंगे, जो रिसोर्स यूटिलाइज करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं। तो क्या होगा कि हम फिर ऐसी कंडीशन में हमें जो है नए नए टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना पड़ेगा, उसको जो शामिल करना पड़ेगा। तो नंबर 4 हो गया। नंबर 5 जो है सेविंग एनर्जी। सेविंग एनर्जी कैसे है? अब जैसे क्रॉप प्रोडक्शन को ही मान लीजिए कि क्रॉप प्रोडक्शन का जो भी वेस्ट मटेरियल है वो लाइव स्टॉक में काम आता है। लाइव स्टॉक का मटेरियल जितने हैं रिसोर्स, वेस्ट मटेरियल के रिसोर्स हैं वो सभी जो है क्रॉप प्रोडक्शन में यूज होते हैं। इसके अलावा जो है अगर हम पोल्ट्री यूज कर रहे हैं, ठीक ना, पोल्ट्री अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इसमें जितने भी चाहे वो जैसे मुर्गी को अगर खिलाना है हमें तो उसके लिए जो है फीडिंग का काम करेगा। क्या कहाँ से आएगा? वो सब चीज़ें क्रॉप प्रोडक्शन से आ जाएंगी। तो क्या होगा कि सभी इंटरप्राइजेज का आपस में जो है इंटरेक्ट होगा। अगर मान लीजिए कि हमने एक और इंटरप्राइजेज ले लिया जैसे पॉन्ड में हमने जो है फिशरीज अपना लिए तो वहाँ से मछली निकलेगी, ठीक है ना। उसके मिट्टी को अगर हम जो है क्रॉप प्रोडक्शन लैंड पे ले जाते हैं तो वो जो है सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाएगा। इसके अलावा जो है उस पॉन्ड में हम जो लाइव स्टॉक का जो चाहे गाय हो या भैंस हो उसको हम जो है उस पॉन्ड में नहला सकते हैं, घुमा सकते हैं, ठीक है ना। तो एक दूसरे से क्या होगा कि इंटरलिंक्ड है, तो एक का एनर्जी जो है दूसरे में काम आएगा, दूसरे की एनर्जी तीसरे में काम आएगी। तो एक तरह से ये जो है आपस में एनर्जी जो है बनी रहेगी, सबको सेपरेट रूप से जो एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। इस वजह से एनर्जी का यहाँ पे कंजर्वेशन होता है, एनर्जी जो है एक तरह से सेव होती है। नंबर 6 है मीटिंग फॉडर क्राइसिस। अब इसमें क्या है कि अगर हम कोई सिंगल इंटरप्राइज लेते हैं तो उसका नुकसान होने का या उसका फेल होने का ज़्यादा चांस होता है। इसलिए हम जब इंटरप्राइजेज में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी लाएंगे तो क्या होगा कि हमें पूरे साल तक फॉडर मिलता रहेगा। अब क्रॉप प्रोडक्शन में ही डाइवर्सिटी अगर हम लें तो क्या होगा, जब हम लाइव स्टॉक ले रहे हैं तो हमें क्रॉप प्रोडक्शन में फॉडर को शामिल करना पड़ेगा। तो फॉरेस्ट क्रॉप जितनी भी होती हैं उसको भी उगाना पड़ेगा। उसको उगाएंगे तो क्या होगा कि तीनों सीजन में हमें फॉडर की क्राइसिस को भी जो है क्या होगा उससे निपट सकते हैं। नंबर 7 है सॉल्विंग फ्यूल एंड टिम्बर रिक्वायरमेंट्स। अब क्या होगा कि जब हम क्रॉप प्रोडक्शन में या फिर फार्मिंग सिस्टम में हमें बहुत सारे जो है प्रोडक्शन मिलते हैं, चाहे वो फ्यूल का हो गया। अब जैसे हमने फ्यूल के लिए जट्रोफा ले लिया या फिर हमने शुगर केन ले लिया तो उसका जो हम जो है बायो एनर्जी के रूप में, बायोफ्यूल के रूप में भी काम आता है। तो इसके अलावा जो है अगर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात करें तो उसमें जो भी पेड़ हैं और उसके बाद जो है चाहे फ्रूट की क्रॉप हो गई या फिर कुछ क्रॉप्स होती हैं जैसे पपीता हो गया तो इसका वेस्ट मटेरियल हो गया तो वो भी एक फ्यूल का काम करेगा, ईंधन का काम करेगा। तो क्या होगा कि फ्यूल भी हमें बचेगा, फ्यूल भी हमें मिलता रहेगा। इसके अलावा टिम्बर। अब क्या है कि अगर हम इंटरप्राइजेज में फॉरेस्ट्री के जोड़ें तो फॉरेस्ट्री क्या करेगी, हमें जो है टिम्बर देगी यानी कि इमारती लकड़ी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है। तो टिम्बर और फ्यूल जो हमें फार्मिंग सिस्टम से मिल जाता है तो इसकी प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाती है। नंबर 8 है प्रोवाइड इन्वायरमेंटल सेफ्टी। इसमें क्या है कि जब हम सभी वेस्ट मटेरियल को रिसोर्सेज को वेस्ट मटेरियल को हम जो है रिसाइकल करते हैं, एक का वेस्ट मटेरियल दूसरे इंटरप्राइज में काम आता है, दूसरे का तीसरे में आता है। जैसे अगर हम पॉन्ड का ही एग्जाम्पल जो अभी मैंने बताया, तो अगर फिश का प्रोडक्शन कर ही रहे हैं तो उसका क्या होगा कि जो फिश क्या होता है, फिश का पानी जो होता है वो उसमें बहुत ज़्यादा जो है
एक तरह से वो मैन्योर का काम करता है। और इसके अलावा जो भी मछलियाँ मर जाती हैं तो क्या करेंगे, पॉन्ड में जो मिट्टी में मिल जाती हैं, तो पॉन्ड की मिट्टी जो है अच्छा फर्टिलिटी का सोर्स होता है, तो वो जो सॉइल फर्टिलिटी का सोर्स रहेगा, इस वजह से जो है हमारे पास जो है ऑर्गेनिक सोर्स मिलेंगे, ऑर्गेनिक रिसोर्सेस मिलेंगे, जो हम उसको प्लांट न्यूट्रिएंट्स के रूप में दे सकते हैं, चाहे वो खाद के रूप में दे सकते हैं। इसके अलावा जो है अलग अलग मैन्योर बना सकते हैं, या डायरेक्ट जो पॉन्ड की सॉइल को भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह जो है हमें केमिकली जो चीज़ें हैं या जो मार्केट में मिलती हैं उस पर डिपेंड कम रहना पड़ेगा। जब उस पर हम कम डिपेंड रहेंगे तो क्या होगा कि हमारे मृदा को या सॉइल को नुकसान कम होगा, क्योंकि जितना नुकसान होता है पेस्टिसाइड अगर हम यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, उससे हार्मफुल इफेक्ट होगा। जितने भी सॉइल के माइक्रोब्स जितने भी हैं वो सब सूक्ष्म जीव जो है मर जाते हैं, तो ये हार्मफुल इफेक्ट होता है। दूसरा क्या है कि पेस्टिसाइड अगर हम लगा रहे हैं, अपना रहे हैं, या फिर फर्टिलाइज़र को यूज़ कर रहे हैं, तो जब भी रेनफॉल होता है, रेनफॉल अगर हो गया तो सभी जो है लीचिंग के माध्यम से या फिर रन ऑफ के माध्यम से पॉन्ड में चले जाएंगे, तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी भी लॉस हो जाती है। साथ में जो है इन्वायरमेंट भी पॉल्यूट हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। तो क्या होगा कि जब हम फार्म पे बहुत सारे इंटरप्राइजेस को डाइवर्सिफाइड करेंगे, सबको इंक्लूड करके हम अगर फार्म अपनाते हैं, फार्मिंग सिस्टम करते हैं, तो यहीं के रिसोर्स से जो है ऑर्गेनिक रिसोर्सेज से ही हमें जो है पूरा क्रॉप प्रोडक्शन आसानी से कर सकते हैं। हमें बाहर से या मार्केट से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, या केमिकली फर्टिलाइज़र पर हमें डिपेंड नहीं होना पड़ता है। इस वजह से इन्वायरमेंट भी सेफ होता है। ठीक है, इसके बाद जो है 9 रिसाइकलिंग ऑफ फार्म वेस्ट। फार्म वेस्ट में जितने भी वेस्ट होते हैं, जैसे लाइव स्टॉक में जो है हमें काऊ डंग मिलेगा, काऊ डंग या काऊ यूरिन मिलती है, तो उससे जो है हम मैन्योर बना सकते हैं। मैन्योर बनाएंगे तो वो जो है हम ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में या ऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराएंगे हम जो है फार्म पे। तो क्या होगा कि जितने भी फार्म वेस्ट है उसका जो रिसाइकल होगा, तो अच्छी तरीके से हम एक का वेस्ट मटेरियल दूसरे में यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए रिसाइकलिंग होता है फार्म वेस्ट मटेरियल का। नंबर 10 है प्रोवाइड्स इनकम राउंड द ईयर। जब हम एक से अधिक इंटरप्राइज को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि कोई एक खास वर्क या एक खास प्रैक्टिस एक किसी खास टाइम में होगा, और सबका अलग अलग टाइम रहता है, तो क्या होगा कि हम पूरे साल तक उसमें हम लगे रहते हैं। अब जब हम एक फार्म पे सभी इंटरप्राइजेस को अपनाएंगे तो हम अकेले तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए वहाँ पे काफ़ी लोगों को लगाना पड़ेगा। सभी में जो है 10, 12, 15 लोगों को लगाएंगे, तो इस हिसाब से एक फार्म यूनिट पे जो है 35-40 लोगों को काम दे सकते हैं। तो क्या होगा कि पूरे साल तक जो है कुछ न कुछ, अब कि कोई क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन पूरे साल होता है, तो उसके लिए लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम डेयरी या लाइव स्टॉक कर रहे हैं तो उसमें जितने भी प्रैक्टिसेस होते हैं उन सबको करने के लिए जो है हमें लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। जब लेबर की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या होगा कि एक तरह से हम उनको इनकम प्रोवाइड करा रहे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, तो इनकम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो साथ में जो है अलग अलग प्रोडक्शन जब होगा हमारे पास, तो किसी टाइम हमें दूध से इनकम मिल गया, किसी टाइम हमें जो है क्रॉप प्रोडक्शन से इनकम मिल गया, किसी टाइम जो है फिश को जो है मार्केट में बेच के मिल गया, कभी जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप से मिल गया, फ्रूट से मिल गया, वेजिटेबल्स मिल गया। इन सब से जो है हमें कंटिन्यू जो है पूरे साल इनकम मिलता रहता है। इस हिसाब से जो है फार्मिंग सिस्टम अपनाने से हमें जो है पूरे साल इनकम मिलता रहता है किसी न किसी इंटरप्राइजेस से। नंबर 11 पर है हेल्प इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अभी जो मैंने बताया कि पूरे साल जो है लेबर की रिक्वायरमेंट रहती है, तो एक तरह से हम उनको एम्प्लॉयमेंट देने का भी काम कर रहे हैं। तो पूरे साल जो है एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट में हेल्प होता है, ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट नई जनरेट होती है। नंबर 12 है प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू एग्रो इंडस्ट्री। अब देखिए एग्रो इंडस्ट्रीज जो होती हैं उसमें जो है रॉ मटेरियल के रूप में कर सकते हैं, जैसे शुगर केन का जूस निकालने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको हम जो एग्रो इंडस्ट्रीज में ले जा सकते हैं, बेच सकते हैं। इसके बाद जो है अगर क्रॉप प्रोडक्शन में देखें तो बहुत सारे फाइबर की क्रॉप्स होती हैं, उसके रॉ मटेरियल को हम मार्केट में बेच सकते हैं या एग्रो इंडस्ट्रीज को दे सकते हैं। इसके बाद पुआल हो गया, भूसा हो गया, ये सब भी एग्रो इंडस्ट्रीज को
बेचा जाता है, उनको रिक्वायरमेंट होती है तो दिया जाता है। इस हिसाब से जो है हम जो है रॉ मटेरियल को आसानी से जो है प्रोवाइड करा देते हैं एग्रोकेम इंडस्ट्रीज़ को। इस तरह से पूरे जो है होल नंबर्स को देखें, पॉइंट्स को देखें तो क्या फार्मिंग सिस्टम का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये जो है एनवायरनमेंट को सेफ रखता है, पूरे साल रोज़गार देता है, पूरे साल इनकम देता है, हेल्थ को हम ह्यूमन हेल्थ को भी सही करता है, सॉइल की हेल्थ को भी अच्छा करता है। तो फार्मिंग सिस्टम जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके महत्व बहुत ज़्यादा है। तो कैसा लगा वीडियो आज का बताइएगा आप लोग कमेंट करके। बाकी फर्दर जो है आगे आप लोगों को मिलता रहेगा लेक्चर, ठीक है। इसके अलावा जो है अभी फार्मिंग सिस्टम के अलावा फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग भी पढ़ाऊँगा, साथ में फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमी भी आगे पढ़ाऊँगा, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।